हेलो क्लास 10th। आज मैं आ गई हूँ आपके सामने एक वन शॉट वीडियो लेकर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे। पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे एक ही वीडियो में। सारे मेन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, मेन न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, राइट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो जब इनिशियली साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे, कुछ कुछ अभी समझने की कोशिश कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को, तो उन्होंने पहले ये बोला कि पॉजिटिव टर्मिनल, ये सबको पता है कि बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी वाली लाइन नेगेटिव। तो इनिशियली साइंटिस्ट का ये कहना था कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कुछ चार्जेस मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे जाते हैं और घूम के यहाँ आ जाते हैं। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ली पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? बट बाद में ये पता चला कि एक्चुअली में पॉजिटिव चार्जेस तो फ्लो करते ही नहीं हैं। फ्लो क्या करता है? नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन्स, दे आर एक्चुअली इनसाइड द न्यूक्लियस, दे कैन नॉट मूव। व्हाट एक्चुअली मूव्स आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द ऑर्बिट्स। तो भाई बाद में पता चला कि नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर। अब क्या करें? डायरेक्शन ऑफ करंट तो वो दे चुके थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसके बेसिस पे कुछ कुछ थ्योरीज भी डेवलप हो चुकी थी। तो अगर अब वो करंट की डायरेक्शन चेंज करते तो उनको सारी थ्योरीज अपनी रिवाइज करनी पड़ती। तो इसीलिए क्या बोला गया कि एक्चुअली में जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट जो करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स की जो भी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन हमेशा उससे ऑपोजिट ली जाएगी। करेक्ट? चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहली चीज़ कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो किसी भी चीज़ का अगर हम रेट निकालते हैं तो उसे हम हमेशा टाइम से डिवाइड करते हैं। किसका रेट निकाल रहे हैं? चार्जेस का। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, और इसे हम डिनोट करते हैं आई से। तो ये आ गया आपका सिंपल सा फॉर्मूला, I इक्वल टू क्यू बाई टी, where Q stand for charges, T stands for time, right? चार्जेस की ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड्स, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। तो एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड। तो कभी अगर आपको एग्जाम में आए कि डिफाइन 1 एम्पेयर करंट, 1 एम्पेयर वो करंट होता है जो फ्लो करता है जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा। किसी भी कंडक्टर में अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? इसका मतलब 1 एम्पेयर। ठीक है। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? Q बाई टी विच इज कूलम पर सेकेंड। और चार्जेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने बात की कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, राइट? अब इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है एम्पेयर, इट इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एम्पेयर, जिन्होंने करंट की डिस्कवरी की या करंट पे काम किया, राइट? अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड एज एमीटर. Ammeter is an instrument which is used to measure the amount of electric current in a particular circuit, right? अब एमीटर को सर्किट में कनेक्ट कैसे किया जाता है? हाउ डू वी कनेक्ट एमीटर इन सर्किट? दो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने वाले होते हैं। एमीटर की जो रेजिस्टेंस है, इट शुड ऑलवेज बी लो। अब भैया ये रेजिस्टेंस कौन सी बला आ गई? क्या है ये रेजिस्टेंस? इंग्लिश में क्या मतलब होता है रेजिस्टेंस का? रेजिस्ट करना, रोकना, राइट? तो हर डिवाइस, हर कंडक्टर, सबकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने थ्रू करंट को जाने से रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। मेरे पास ये पेन भी है अगर, तो ये पेन भी अपने थ्रू करंट को जाने से रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अब भैया एम मीटर को करंट की रीडिंग देनी है। अगर वो रेजिस्ट करेगा, करंट को रोकेगा, तो वो मुझे एग्जैक्ट रीडिंग कैसे दे पाएगा? ऑब्वियसली, राइट? इसीलिए एम मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए, यानी वो कम से कम रोक के करंट को, उसके थ्रू करंट आराम से फ्लो करेगा, तभी तो मुझे रीडिंग मिलेगी। इसीलिए एम मीटर के जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होता है दैट इट शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरह के सर्किट्स होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ करंट हमेशा सेम रहता है, मतलब सीरीज में हम जितने भी डिवाइसेस लगाते हैं सबका एक स्विच होता है। दिवाली की लाइट्स आपने देखी हैं, एक स्विच से सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन।
और सीरीज में जितने भी डिवाइसेस लगाए जाते हैं सबके पास सेम करंट जाता है। पैरेलल जो हमारे घरों में अगर आप देखो तो हर डिवाइस का अपना अलग स्विच है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में काफ़ी सारे डिवाइसेस का एक ही स्विच होता है, पैरेलल में हर डिवाइस का अपना अलग स्विच होता है। सीरीज में जितने भी डिवाइसेस होते हैं सबके पास करंट सेम फ्लो करता है। तो ऑब्वियसली एमीटर को करंट ही मेजर करना है, इसलिए हम उसको सीरीज में ही लगाते हैं ताकि जो भी करंट हर डिवाइस के पास जा रहा है वही एमीटर मुझे एग्जैक्ट रीडिंग दे। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, दैट एमीटर शुड ऑलवेज हैव अ लो रेजिस्टेंस एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। करेक्ट। चलिए अब हमने बात की कि चार्जेस कौन से फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज, राइट। अब कभी कभी एग्जाम में आता है कि भैया चार्जेस इतने फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मतलब इतना करंट फ्लो करवाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालने के लिए आ जाता है, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे। तो फिर यूनिटी मेथड लगा लेते हैं। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इतने कूलम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1/this। यही करते हैं यूनिटरी मेथड में। इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, 10⁻19 हो जाएगा। इसका भी डेसिमल हटा लेते हैं और एक 10 यहाँ से ले लेते हैं, और तो ये क्या हो जाएगा 10⁻18, एक 0 मैंने यहाँ ले लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज में होते हैं। तो मान लो अगर मुझे बोला कि सर्किट में 20 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो 20 में कितने होंगे, इंटू 20। तो ये कभी कभी आ जाता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, Q इज इक्वल टू NE, वेयर Q मतलब चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभी इससे भी हम निकाल लेते हैं, बट इट्स बेटर टू यूज दिस सिंपल कि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो जितना चार्ज दिया उतने में कितने होंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती हैं चीज़ें भाई, क्योंकि इनिशियली तो साइंटिस्ट पॉजिटिव चार्जेस की ही बात कर रहे थे ना, राइट। तो ये बोला गया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहुंचाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या मतलब हुआ कि मान लो ये कोई पॉइंट बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, यहाँ से मुझे अपने घर तक चार्जेस को लेकर आना है, तो मुझे कुछ तो एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी ना, कुछ तो काम करना पड़ेगा, अपने आप तो वो चीज़ मेरे घर पर आ नहीं जाएगी, राइट। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाद में नया टर्म दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस, कि किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस को पहुंचाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। Amount of work done in moving one unit charge from one point to another in a circuit is called as potential difference, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोलते हैं। बोलते हो ना, वोल्टेज लो है, वोल्टेज हाई है, तो वोल्टेज एक्चुअली क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो इसे डिनोट किया जाता है V से। और क्या बोली डेफिनेशन मैंने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सिंपल। वर्क डन की यूनिट जूल्स, चार्जेस की यूनिट कूलम, वोल्टेज की होती है वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, एक जूल वर्क अगर मुझे करना पड़ता है एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो वर्क जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, अब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। ठीक है, इसके भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एमीटर के थे। पहला, इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। क्यों भैया, क्योंकि भाई मुझे करंट नहीं देखना इसका, मुझे ये देखना है कि चार्जेस को मूव कराने के लिए क्या वर्क डन हो रहा है। तो इसके पास अगर मान लो गिनती के 2-4 चार्जेस भी आ गए, तो जो वर्क डन एक के लिए होगा वही 1000 के लिए भी निकल सकता है आराम से, वही 10,000 के लिए भी निकल सकता है। तो बेसिकली एक के लिए भी अगर मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो मल्टीप्लाई करके सबके लिए निकल सकता है। तो बेसिकली वोल्ट मीटर को बहुत सारे चार्जेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक कपल ऑफ चार्जेस, बहुत थोड़े से चार्जेस उसके पास आ जाएंगे तो वो मुझे कैलकुलेशन दे सकता है। तो इसीलिए इसके रेजिस्टेंस हाई रखते हैं ताकि इसके पास कम से कम चार्जेस जाएँ, बाकी सारे चार्जेस हमारे मेन सर्किट के लिए बच जाएँ। सेकेंड, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है।
अब आप देखो आपका घर पैरेलल में होता है क्योंकि हर अप्लायंस का अपना अलग स्विच है। तो जब वोल्टेज लो होती है तो पूरे घर की लो होती है, वोल्टेज हाई होती है तो पूरे घर की हाई होती है। इसका मतलब हमारे पूरे घर तक चार्जेस को पहुंचाने के लिए वर्क डन सेम ही होता है। तो कि कोई भी स्विच ऑन करूँ मैं, हर स्विच पे सेम वोल्टेज जा रही है। तो क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है इसलिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही लगाया जाता है। एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में, एमीटर की रेजिस्टेंस लो, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई। ठीक है, चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आपका वोल्टेज और करंट के बात क्लियर हो जाएगी। पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमारे घरों में पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली दे कौन रहा है? पावर स्टेशन, वहीं से चार्जेस आ रहे हैं। लेकिन एक छोटे सर्किट में कौन देता है? आपके फ़ोन को पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कौन दे रहा है? फ़ोन की बैटरी। घर में इन्वर्टर है, उसकी बैटरी। तो जो भी बैटरी होती है वो किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को जनरेट करती है। ये ध्यान में रखना, वरना का कभी कभी आ जाता है, राइट। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 125 वोल्ट से 145 वोल्ट तक मुझे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को 125 से 145 वोल्ट तक लेके जाना है, ठीक है, इन 20 सेकेंड्स। और इसके लिए मैं कर रही हूँ 5 जूल वर्क। ठीक है, मुझे बताना है कि कितना करंट जनरेट होगा अगर मैं 5 जूल वर्क करती हूँ फॉर 20 सेकेंड्स टू make the potential difference from 125 volt to 145 volt. How much current will be generated? ठीक है, चलिए तो पहले देखते डिफरेंस है कितने का है? 20 वोल्ट का। मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। मेरे पास वर्क डन है 5 जूल्स। मेरे पास टाइम है 20 सेकेंड्स। मुझे करंट निकालना है। करंट क्या होता है? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा Q/T। मेरे पास T तो है लेकिन मेरे पास Q नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा अभी W/Q। तो मैं पहले ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास V है, राइट, मेरे पास W है। अब मैं Q निकाल सकती हूँ आराम से, राइट। तो Q कितना आ जाएगा? 5/20, दैट इज़ 1/4 कूलम। Q आ गया मेरे पास। अब मुझे करंट जनरेट करना है। तो I कितना है? Q/T। Q है 1/4, टाइम है मेरे पास 20, यानी 1/80 एम्पेयर। ठीक है, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस देखा 20 का था, वर्क डन था। पहले मैंने V = W/Q से Q निकाल लिया, फिर I = Q/T से मेरा करंट निकल गया, करेक्ट। अब कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ना करंट को मिली एम्पेयर में लिखा जाता है, तो दैट इज 10⁻³ एम्पेयर, और आप डिवाइड कर लो 1000 से उसे एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अगर दिया है 5 मिली एम्पेयर तो यू कैन टेक इट एज 5 × 10⁻³ एम्पेयर और 5/1000 एम्पेयर। कभी कभी माइक्रो एम्पेयर दिया होता है, दैट इज 10⁻⁻6। तो अगर माइक्रो दिया तो 5 × 10⁻⁻6 या 5/10 लाख। ठीक है, तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आ जाती हैं चीज़ें, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेन चैप्टर के मेन टॉपिक्स पे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चैप्टर का ओम्स लॉ, जिस पे हमारा आगे का पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्या है ओम्स लॉ? ओम इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिनके नाम पे ये लॉ है। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर के एंड्स तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कितनी वोल्टेज दी है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो बेसिकली अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं हो रहा है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है। At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. अभी सबको पता है अभी तक कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट लगता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कोई भी कंडक्टर अपने थ्रू करंट को जाने से कैसे रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स रेजिस्टेंस। कि कितना रोकता है कोई कंडक्टर करंट को अपने थ्रू, दैट इज रेजिस्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। इसका सिंबल है ये ओमेगा, और प्रोनाउंस किया जाता है ओम ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, अब इसको मैंने कांस्टेंट क्यों लिया? तो ये ध्यान में रखना, किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। मान लो मेरे पास ये दो अलग अलग वायर्स हैं, दोनों की रेजिस्टेंस अलग है,
लेकिन अगर मेरे पास यही वाली वायर 3-4 है, सेम है, इसको मैंने यहाँ लगाया, आपके घर भेज दिया, अपने स्कूल में ले गई, कहीं भी ले गई, जब तक मैं इस एक वायर की बात कर रही हूँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। जहाँ मैंने ये हटा के दूसरी वायर लगा दी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। मतलब किसी भी एक डिवाइस की, किसी भी एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, चलिए, तो क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ वर्ड, और अगर मैं आर देखूँ तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, V अपॉन I। तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 ओम। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस व्हेन 1 एम्पेयर करंट फ्लोज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक वायर को, एक हीटर को लगाया हमने, ठीक है। वो हीटर 220 वोल्ट, सबको पता है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट, वोल्टेज इतनी होती है। तो मैंने 220 वोल्ट पे एक हीटर को लगाया और मान लेते हैं कि वो 10 एम्पेयर का करंट जनरेट कर रहा है, या उसको चाहिए इतना 10 एम्पेयर का करंट। अब अगर उसी हीटर को मैं यूएस ले जाती हूँ, 110 वोल्ट पे लगा लेती हूँ, तो अब कितना करंट वो यूज़ करेगा। देखो, अगर इस लॉ को समझो तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी दूसरी भी कम होगी, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान में रखना आप। ओम्स की कंडीशन ही यही है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है ये सब। तो मतलब वोल्टेज बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगी करंट कम होगा। यहाँ भी देखो, वोल्टेज हाफ हुई है तो करंट भी क्या होना चाहिए, हाफ। वी ऑलरेडी नो कि हमारा आंसर 5 एम्पेयर है, बट कैसे शो करें इसे? तो लेट्स से पहला केस लेते हैं, ये फर्स्ट केस। इसमें V है 220 वोल्ट, I है मेरे पास 10 एम्पेयर। सो लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। V 220, I 10, R निकाल लेते हैं पहले, डिवाइड करेंगे, R आ गया 22 ओम। अब मैंने भी आपको बताया कि किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी इस हीटर की रेजिस्टेंस इस सर्किट में भी कितनी होगी, 22 ओम। तो अब मैं आ जाती हूँ सेकेंड केस पे। फिर V इज इक्वल टू आई आर। V 110 है, I मुझे निकालना है, R है 22, तो I कितना आ जाएगा, 110 बाई 22, दैट इज 5 एम्पेयर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हुई, करंट भी हाफ हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले केस में रेजिस्टेंस निकाल ली, किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। अब दूसरे केस में भी वही रेजिस्टेंस होगी, उससे मैंने क्या किया, करंट निकाल लिया। क्लियर? चलिए, आप समझते हैं एक छोटा सा टॉपिक, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक्चुअली में किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, वायर लंबी होगी उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, मतलब अब वो करंट को ज़्यादा रोकेगी। तो छोटी वायर बड़ी वायर, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। छोटी वायर करंट को कम रोकती है, बड़ी वायर करंट को ज़्यादा रोकती है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई अगर आप वायर को देखते हो, मैं इसको कट करूँ अगर, तो मुझे क्या दिखाई देगा यहाँ पर, ये एक सर्कल, राइट। तो बेसिकली मैं इस सर्कल का एरिया देख रही हूँ। वायर पतली होगी तो सर्कल छोटा हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। वायर मोटी होगी, सर्कल बड़ा हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब जितनी मोटी वायर होती जाएगी, जितना एरिया बढ़ता जाएगा, उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और जितनी वायर पतली होगी, एरिया कम होगा, उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो मान लो मेरे पास दो वायर्स हैं, ये एक पतली वायर और ये मेरे पास है एक मोटी वायर। इसका एरिया कम है, राइट, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसका एरिया ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि आपको अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज करना है, तो आप कैसी वायर लो। अब अगर मुझे करंट इंक्रीज करना है, यानी मुझे रेजिस्टेंस कम करनी है, रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोकना, राइट। अब मुझे करंट बढ़ाना है, तो यानी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस कम कब होगी, जब वायर छोटी है और मोटी है, राइट। यानी अगर मैं शॉर्ट एंड थिक वायर लूंगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाएगा। ऐसी अगर मुझे करंट कम करना है तो मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस बढ़ानी है, यानी मैं पतली और लंबी वायर लूंगी, राइट। तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग एंड थिन वायर। तो करंट इंक्रीज करने का मतलब है रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना, यानी आई विल टेक अ शॉर्ट एंड थिक वायर एंड वाइस वर्सा।
थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल। भाई हम सुनते हैं ना कि कुछ चीज़ें गुड कंडक्टर्स होती हैं, कुछ चीज़ें पुअर कंडक्टर्स होती हैं, राइट। तो गुड कंडक्टर मतलब जिसमें करंट आराम से फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसका मतलब कम। तो गुड कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम होती है। पुअर कंडक्टर्स यानी उनमें से करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, यानी वो ज़्यादा रोक रहे हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इफ इट्स अ गुड कंडक्टर रेजिस्टेंस लेस, इफ इट्स अ पुअर कंडक्टर रेजिस्टेंस हाई। लास्ट फैक्टर, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। जैसे ही डिवाइस गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इसीलिए आप लोग सब सेल फोन्स यूज़ करते हो, बोला जाता है ना कि फ़ोन यूज़ करो और फ़ोन गर्म हो जाए तो उसे यूज़ करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, रेजिस्टेंस बढ़ गई है। रेजिस्टेंस मतलब अब करंट फ्लो नहीं कर पा रहा क्योंकि करंट रुक रहा है अब। तो इसका मतलब आपके फ़ोन का सर्किट प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, राइट। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो proportional to length, inversely proportional to area, depends on nature of material as well as it is proportional to temperature. तो ये थे हमारे 4 फैक्टर जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब इन्हीं फैक्टर्स से आगे एक नया टॉपिक समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी, जो डिपेंड करता है किस पे बेस्ड है ये टॉपिक, एक्चुअली फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो हमने 2 फैक्टर्स देखे कि रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and inversely proportional to area of cross section. I'm combining the two factors. तो R क्या आ जाएगा, proportional to L upon A, right? Proportionality का साइन हटा रही हूं मैं, क्या लग जाएगा, constant rho. This is rho which denotes resistivity. क्या है rho? मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसी वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो एल भी 1 हो गया, ए भी 1 हो गया। तो आर किसके इक्वल आ गया, रो के। यानी कि रो रेजिस्टिविटी is equal to resistance of that wire which has length 1 meter and area 1 meter square. So resistivity is the resistance of a wire of length 1 meter and area of cross section 1 meter square. क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? तो मान लेते हैं मेरे पास एक वायर है कॉपर की, ठीक है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसका एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। मैंने इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली। उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं क्योंकि लेंथ 1 है, एरिया 1 है। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो क्या बोला मैंने कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक कॉपर की वायर है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, अब कॉपर की बड़ी वायर ले ली, लंबी वायर ले ली, मोटी वायर ले ली, अब निकाली रेजिस्टिविटी। तो ये देखा कि भैया लेंथ और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस तो चेंज हो गई क्योंकि वो डिपेंड करती है, लेकिन जो मटेरियल था कॉपर वो तो सेम था ना, तो रेजिस्टिविटी सेम आ रही थी। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, रेजिस्टिविटी एक्चुअली में मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है कि भैया ये कॉपर की 2 वायर्स है मेरे पास, दोनों कॉपर की हैं, तो कॉपर की अपनी जो रेजिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बट उस कॉपर को मैंने कितना लंबा लिया है, कितना मोटा लिया है, उसका मैंने क्या बनाया है, कोई एसी बनाया है, कोई मैंने फ्रिज में लगाया है, कहाँ लगाया है, क्या करा है, उस पर क्या डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस। कि मैं कैसे सर्किट में लगा रही हूँ उस पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। लेकिन मटेरियल की अपनी जो रेजिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल एंड टू सम एक्सटेंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर मैंने किसी भी मटेरियल का 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर की वायर लेके रेजिस्टेंस निकाल ली, मैंने एक्चुअली में क्या निकाला है, रेजिस्टिविटी। उसके बाद मैं वायर को जितना मोटा पतला करती जाऊँ उसकी रेजिस्टेंस तो चेंज होती जाएगी बिकॉज बट मटेरियल अगर सेम चल रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। तो मटेरियल की जो अपनी रेजिस्टेंस होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो एज लॉन्ग एज मेरे पास एक कॉपर की वायर है, मेरे पास जितनी मोटी जितनी पतली वायर हो उसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, चलिए तो लेट्स टेक अ सिंपल क्वेश्चन। मान लेते हैं मेरे पास एक वायर थी, उसको मैंने स्ट्रेच किया और लेंथ में डबल कर दिया। अब मुझे नई रेजिस्टेंस निकालनी है। क्या क्या भैया, हमने वायर की लेंथ थी एल, मान लेते पहले एरिया था ए, अब मैंने उसको स्ट्रेच किया। सबने रबर बैंड देखा, व्हेन यू स्ट्रेच द रबर बैंड वो लंबा तो हो जाता है लेकिन वो पतला भी हो जाता है।
तो मैंने वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी है, स्ट्रेच करके लेंथ डबल कर दी, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि स्ट्रेच होने पे वो पतला भी हो जाएगा। तो मैंने लेंथ तो डबल कर दी लेकिन एरिया क्या हो गया, हाफ। ठीक है, अब क्योंकि मटेरियल तो वही रहा, मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ, पहले भी कॉपर थे अब भी कॉपर है, यानी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। तो क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, मैंने उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी, मुझे नई रेजिस्टेंस निकालनी है। तो मुझे पहले वाली रेजिस्टेंस दे रखी है 20 ओम, मैंने वायर को स्ट्रेच करा तो लेंथ डबल हो गई लेकिन एरिया हाफ हो गया, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रही, मुझे नई रेजिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने यहाँ भी फॉर्मूला देखा, R इज रो L अपॉन A। ठीक है जी, तो R1 इज रो L अपॉन A, यानी 20 इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पे R2 इज रो L कितना है 2L, एरिया कितना है A बाय 2, ऊपर शिफ्ट होगा तो R2 आ गया 4 रो L अपॉन A। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन। फॉर्मूला क्या था, रो L अपॉन A, तो पहले केस में R1 इज रो L अपॉन A, R1 मुझे 20 दे रखा है। दूसरे केस में R2 इज रो L क्या है 2L, एरिया है A बाय 2। अब मैं 1 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 20 बाय R2 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, राइट। रो L कट गया, A से A कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 इज इक्वल टू R2, यानी जो नई रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई है 80 ओम। ठीक है, खुद देखो लेंथ बड़ी है, रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए, एरिया कम हुआ है इसलिए भी रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए, तो इसलिए हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा ही आनी चाहिए थी। कभी कभी बोलते कि वायर को हमने फोल्ड कर दिया, भाई जब हमने फोल्ड किया तो लेंथ हाफ हो गई लेकिन एरिया डबल हो गया, उस केस में कम हो जाएगी रेजिस्टेंस, तो ऐसा केस भी आ सकता है। तो क्या देखा हमने, वायर तो वही थी, सिर्फ लेंथ और एरिया चेंज हुआ, जब मटीरियल वही है तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी, तो हमने फॉर्मूला लगा के नई रेजिस्टेंस निकाल ली। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो किसी भी रेजिस्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। तो क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लेते हैं मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, मैंने एक के साथ एक लगाए हैं, सीरीज को हम ऐसे डिनोट करते हैं। सीरीज में प्लस पॉइंट या कह लो कि सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जितने भी डिवाइसेस सीरीज में होते हैं सबका एक ही स्विच होता है, मैंने इसको ऑफ कर दिया सारे ऑफ हो जाएंगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या है सीरीज का, मान लो मुझे इन तीनों में से कोई एक ऑफ करना है, मैं कर ही नहीं सकती, या तीनों ऑन होंगे या तीनों ऑफ होंगे। दूसरा, अब मान लो इन तीनों में से बीच वाला सर्किट खराब हो गया, ये वाला अप्लायंस खराब हो गया, अब जब ये खराब हो गया करंट तो आगे जा ही नहीं पाएगा, तो ऑटोमेटिकली बाकी भी दोनों काम करना बंद कर देंगे। तो रेजिस्टेंस सीरीज में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो ऑटोमेटिकली बाकी भी सारे खराब हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए सीरीज हम मोस्टली प्रेफर नहीं करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में, R1 R2 R3, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, मैं बता चुकी जब हमने एमीटर पढ़ा था। तो मान लेते हैं इस पर भी करंट आई है, इस पर भी करंट आई है, इस पर भी करंट आई है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से V जनरेट हो रहा है और करंट आई, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में मान लेते हैं R। सीरीज में करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, तो तीनों की वोल्टेज अलग होगी लेकिन तीनों का करंट सेम होगा। तो लेट्स से मान लेते हैं पूरे सर्किट में हमने ओम्स लॉ लगाया, क्या आ गया, V इज इक्वल टू IR। अब R1 पे लगा के देखते हैं क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1। R2 पे लगा के देखते हैं, V2 इज इक्वल टू IR2। R3 पे लगा के देखते हैं, V3 इज इक्वल टू IR3, राइट। मैंने पूरे सर्किट में लगाया और तीनों रेजिस्टर्स पे अलग अलग लगा लिया। अब V किसके इक्वल होता है, टोटल जितना भी यहाँ से निकलेगा वही तो जाके डिवाइड होगा ना, अपना एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाएगा, तो इसलिए V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या है IR, V1 IR1, V2 IR2 एंड V3 IR3। अब अगर आप देखो तो मैं यहाँ से I कॉमन ले सकती हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा। तो R क्या आ गया मेरे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सीरीज में जितने भी अप्लायंस लगते जाते हैं टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट में है वो उन सब का सम होती जाती है। तो इसको टोटल भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टर्स मैंने लगाए हैं,
और पोटेंशियल डिफरेंस मैं दे रही हूँ 40 वोल्ट का, ठीक है। ये है मान लेते हैं 20 ओम का, ये 15 ओम का है, और ये मान लेते हैं फर्दर ये भी 5 ओम का है, चलो ठीक है। तो सीरीज़ में क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, सबका सम हो जाएगा, तो 20 + 15 + 5 कितना हो गया, 40 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दे रखा है 40 वोल्ट, तो हम करंट निकाल सकते हैं आराम से। V40, I निकालना है, R भी 40, I कितना आ जाएगा 1 एम्पेयर, यानी पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर। और सीरीज में करंट सेम रहता है, यानी इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, सिंपल। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती जाती है, यानी सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसलिए अमाउंट ऑफ करंट धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मैंने अगर एक और लगा दिया, उसकी भी ऐड हो जाएगी, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा, लेकिन वही करंट सबके पास सेम जाएगा। मान लो अभी जैसे 1 एम्पेयर है, अब मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दी, अब करंट 0.5 हो गया, अब सबके पास 0.5 0.5 0.5 जाएगा, जाएगा सबके पास सेम। बट लॉजिक क्या है कि जैसे जैसे अप्लायंसेस बढ़ते जाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो अमाउंट ऑफ करंट कम होता है, इसलिए सीरीज में इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अब फटाफट से समझ लेते हैं एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। तो क्या हो रहा है पैरेलल में, पैरेलल की तरह ही डिनोट करते हैं इसको, पहला, दूसरा, तीसरा। पैरेलल में करंट अलग होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी मान लेते हैं पूरी V निकल रहा है, करंट टोटल I है, रेजिस्टेंस टोटल R है, तो ये R1, ये R2, ये R3, लेकिन करंट अलग होता है, तो इसका I1, इसका I2, इसका I3। अब वही बात पूरे सर्किट में V = IR, बट क्योंकि I अलग है तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ I क्या आ जाएगा V/R। एट R1 क्या होगा, I1 हो जाएगा V/R1। एट R2 क्या होगा, I2 हो जाएगा V/R2। एट R3 क्या होगा, I3 हो जाएगा V/R3। फिर वही बात, I किसके इक्वल होगा, टोटल करंट I1 + I2 + I3। सो V/R इज इक्वल टू V/R1 + V/R2 + V/R3। तो V कॉमन ले लिया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी टोटल इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलती है पैरेलल में, रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं। तो पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए अमाउंट ऑफ करंट बढ़ता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्लस पॉइंट क्या है पैरेलल का, मैं चाहूँ तो हर डिवाइस का अपना अलग स्विच लगा सकती हूँ। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, करंट यहाँ से मूव कर जाएगा, करंट यहाँ से मूव कर जाएगा। मतलब अगर मैं किसी एक डिवाइस को ऑफ कर भी देती हूँ तो बाकी सारे फिर भी चलते रहते हैं। मान लो बीच वाला ख़राब भी हो गया, क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट ऊपर से भी जा रहा है, नीचे से भी जा रहा है। तो अगर पैरेलल में एक अप्लायंस ऑफ हो गया या एक अप्लायंस ख़राब भी हो गए तो बाकी सारे फिर भी चलते रहते हैं। बट सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, सीरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ती है, करंट कम होता है, लेकिन पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है, करंट बढ़ जाता है, और हर अप्लायंस अपने इंडिविजुअल स्विच से कंट्रोल हो सकता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो मान लेते हैं मेरे पास ये दो डिवाइसेस लगे हुए हैं सीरीज़ में, और साथ में ये एक डिवाइस पैरेलल में लगा हुआ है। ये R1, ये R2, ये R3, और मेरे पास यहाँ पर 40 वोल्ट है। क्वेश्चन में बोला है कि ये सर्किट है, आपको निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। अब पहले तो ये समझो, पता क्या चले सीरीज़ पैरेलल है। अब देखो रख के उंगली, इसको ऑफ करो, करंट आगे नहीं जा रहा, यानी ये काम नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों सीरीज़ हो गए। किसी भी एक को ऑफ करा, दोनों नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर मैं नीचे वाले को ऑफ करती हूँ तो ऊपर वाले चल रहे हैं, ऊपर वालों को ऑफ करते तो नीचे वाला भी चल रहा है। तो बेसिकली जब एक को ऑफ करके बाकी चलते रहें तो वो पैरेलल होता है, एक को ऑफ करने से दूसरा ही बंद हो रहा है तो वो सीरीज़ होता है। तो ये दोनों सीरीज़ में है, फिर इकट्ठे ये इसके साथ पैरेलल में है। तो पहले मुझे सीरीज़ का ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या हो जाएगी, अभी हमने बात की, इट्स जस्ट सम, राइट, 10 + 10 20 ओम। अब ये 20 हो गया और ये भी 20। अब ये पैरेलल में है, पैरेलल में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल्स का सम, राइट। तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 1/20 + 1/20, 2/20, 1/10, लेकिन ये 1/R है। तो ये बात बच्चों मत भूलना, पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते वक्त आपको एंड में रेसिप्रोकल करना बहुत ज़रूरी है।
तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी, इसलिए टोटल 10 ओम। ये दोनों सीरीज में थे, इनको मिला के 20 ओम। अब ये 20 और ये 20 पैरेलल में, रेजिस्टेंस आ गई टोटल 10 ओम। निकल गई, खत्म। अब निकालना है करंट, कुछ नहीं, बस ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। V 40 दे रखा है, I निकालना है, R है 10, I आ जाएगा 4 एम्पेयर, यानी पूरे सर्किट में 4 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलो एक चीज़ और समझते हैं, एक क्वेश्चन और। मान लो मेरे पास एक वायर है, मैंने उसे 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। अब इन चारों पार्ट्स को, 2 पार्ट्स क्वेश्चन के, चारों पार्ट्स को हमने लगा दिया पैरेलल में। दूसरे पार्ट में हमने चारों पार्ट्स को सीरीज में लगा दिया। आपको दोनों केसेस में बताना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी। तो मान लेते हैं पूरी वायर की रेजिस्टेंस R थी। अब मैंने लेंथ क्या कर दी उसकी, 1/4, क्योंकि मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हर पार्ट की रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, R/4। मेरे पास ये पूरी वायर थी, मान लेते इसकी लेंथ L है, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी लेंथ मैंने 1/4 कर दी। और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी हर पार्ट की रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब मैंने इन चारों पार्ट्स को पैरेलल में लगा दिया, 1/R/4, 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 1/R/4। 4 ऊपर जाएगा, 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R, यानी कि 16/R। रेसिप्रोकल करेंगे तो रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R/16। तो इन चारों पार्ट्स को अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगी तो रेजिस्टेंस विल बी नाउ R/16। व्हाट हैपेंस इन सीरीज, सीरीज में अगर आप लॉजिकली देखो, सबको कंबाइन करके वापस एक बड़ी वायर ही तो बन जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या आनी चाहिए, R ही आनी चाहिए। लेट्स चेक, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, एलसीएम 4, ऊपर आ जाएगा 4R, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, सेम। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास 10। नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पावर। आपने 9th में पढ़ा हुआ वर्क एनर्जी में पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। वही चीज़ यहाँ पर है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड एज पावर। सिंपल, ठीक है ना। ऐसा यूनिट क्या है पावर की, वॉट, जो हमने 9th में पढ़ी है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब वर्क डन कैसे निकलेगा यहाँ पे, टाइम तो चलो ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, V इंटू क्यू। आई कैन पुट इट इन 1। तो क्या आ जाएगा वर्क डन की जगह, V इंटू क्यू, नीचे आ जाएगा टाइम। एंड Q/T हमने पढ़ा है क्या होता है, करंट, राइट। तो सिंस Q/T इज इक्वल टू करंट, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, VI, वोल्टेज इंटू करंट गिव्स मी द फॉर्मूला फॉर पावर। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूले आ सकते हैं। सो यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे मैं V की जगह पुट कर रही हूँ IR, साथ में एक और I, तो पावर का एक और फॉर्मूला मेरे पास आ गया I²R। एक और निकाल सकते हैं, वापस आते हैं ओम्स लॉ पे। यहाँ पे पास V की वैल्यू थी, अब मैं यहाँ से I की वैल्यू निकाल रही हूँ, क्या हो जाएगा, V/R। यहाँ पुट कर दो V एज इट इज, I की जगह V/R। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, V²/R। सो ये 3 मेन फॉर्मूले होते हैं पावर के, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। मोस्टली सीरीज के लिए ये यूज हो रहता है, बिकॉज सीरीज में करंट सेम रहता है, एंड मोस्टली पैरेलल के लिए ये यूज कर लेते हैं, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, राइट। चलिए लेट्स टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस। सो हमारे पास है 2 बल्ब, एक 60 वॉट का, एक 100 वॉट का। दोनों को हमने पैरेलल में 220 वोल्ट पे लगाया है। हमें बताना है कि टोटल करंट क्या ड्रॉ होगा, अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन, अगर मैं दोनों को पैरेलल में 220 वोल्ट पे कनेक्ट करती हूँ तो। ठीक है, अब पैरेलल, जहाँ क्वेश्चन में पैरेलल बोला है, दैट मीन्स ट्राई टू वर्क इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल का वो जो 1/R1 1/R2 वाला फॉर्मूला है वो देखना चाहेगी टीचर, राइट। तो बेसिकली हमें दोनों के पहले रेजिस्टेंस निकालनी है। तो मेरे पास पावर है, वोल्टेज है, पावर है, वोल्टेज है, मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है, तो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। तो पावर इज V²/R। तो पहले केस में पावर 60 V², यानी कि 220 इंटू 220 अपॉन R1, कट जाएगा, R1 आ जाएगा 4840/6 ओम। ठीक है, दूसरे पे लगाते हैं, पावर है 100, वोल्टेज 220 इंटू 220 अपॉन R2, क्योंकि स्क्वायर था, राइट। 2 0 कैंसिल, R2 आ जाएगा 484 ओम। आगे दोनों रेजिस्टेंस,
अब क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जितने भी लगे हुए हैं पैरेलल में, राइट। तो R1 है हमारा ये 1/4840/6, तो ये क्या हो जाएगा 6/4840 और 1/R2 दैट इज 1/484। LCM easy, 4840 6 and this will go on 10. So 1/R is 16/4840 and as I said earlier parallel में reciprocal करना मत भूलना। So this is the resistance in parallel. But मुझे क्या निकालना है, करंट। बस V is equal to IR, V है 220, I निकालना है, R है 4840/16। तो I कितना हो जाएगा 220 इंटू 16 अपॉन 4840, कैंसिल 22, 2 से जाएगा 8/11 एम्पेयर। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, पावर है वोल्टेज है, इसका करंट निकालो, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई, इसका करंट निकालो, दोनों का करंट आ जाएगा, ऐड कर दो। बट क्योंकि क्वेश्चन में जब बोला जाए ना सीरीज पैरेलल तो ट्राई टू यूज द फॉर्मूला फॉर सीरीज पैरेलल, कहीं ना कहीं मार्किंग स्कीम में वो एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस निकाली, इसकी रेजिस्टेंस निकाली, दोनों को पैरेलल में लगाया, टोटल रेजिस्टेंस आ गई, फिर V इज इक्वल टू आई आर से मैंने करंट निकाल लिया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन के आते हैं। पहले तो हम नॉर्मली समझते हैं कि जब भी करंट फ्लो करता है तो ऑब्वियसली हीट जनरेट होती है, राइट। कहाँ यूज़ करते हैं इस हीट को हम, करंट से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, बहुत कॉमन, वी आर यूजिंग इट इन गीज़र, राइट, वी आर यूजिंग इट इन हीटर, राइट, वी आर यूजिंग इट इन टोस्टर, अवन, इन सब में वी आर यूजिंग इट इन इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जहाँ पर हम कॉमनली हीट को यूज़ कर रहे हैं, करंट से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब और भी बहुत डिवाइसेस हैं जिसमें सबसे पहला आपका आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। काफ़ी आता है बल्ब के बारे में। नॉर्मली अगर जो बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर एक ऐसा मेटल फिलामेंट होता है, ये मेटल होता है टंगस्टन। तो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आता है कि बल्ब में टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं। टंगस्टन की खास बात यह है कि जब उसमें करंट फ्लो करता है, करंट से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, उस हीट से ये टंगस्टन मेटल ग्लो करने लग जाता है जिससे हमें बल्ब की लाइट मिलती है, राइट। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जल्दी मेल्ट नहीं करता। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करता है, हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से इट स्टार्ट्स ग्लोइंग एंड इट गिव्स लाइट। एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन भी आता है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल्ड होती है, आर्गन या नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि ये दोनों नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, जिससे अंदर एक ऐसा नॉन रिएक्टिव सा एनवायरनमेंट रहता है और टंगस्टन रिएक्ट नहीं करता इनसे, टंगस्टन ख़राब नहीं होता। अगर कोई और गैस होगी तो टंगस्टन रिएक्ट कर जाएगा, राइट, कोरोजन हो सकती है, बल्ब जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो बल्ब की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, बिकॉज ये दोनों नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में। हर डिवाइस के पास, जितने भी अप्लाइंसेस हमारे घर में, जितने भी सर्किट्स बने हुए हैं, सब में एक फ्यूज़ वायर होती है। फ्यूज़ वायर एक बहुत थिन सी कॉपर वायर होती है और इसकी एक फिक्स रेटिंग होती है। मान लो ये फ्यूज़ वायर है, इसकी रेटिंग 5 एम्पेयर है, मतलब ये 5 एम्पेयर तक तो करंट हैंडल कर सकती है। लेकिन जैसे ही 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ना, तो थोड़ी सी हीट ज़्यादा हो जाएगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से, तो उस हीट से ये वायर मेल्ट कर जाएगी। अब जब ये वायर मेल्ट कर जाएगी तो ऑब्वियसली करंट आगे नहीं जा पाएगा, सर्किट में लगी हुई, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो वो जो एक्सेसिव करंट आ रहा था वो हमारे अप्लायंस को डैमेज नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है और हर फ्यूज़ वायर की एक फिक्स रेटिंग होती है कि उस रेटिंग तक, उस लिमिट तक वो करंट को हैंडल कर सकता है। जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये वायर मेल्ट कर जाती है और वो एक्सेसिव करंट आगे नहीं जा पाता, सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारा अप्लायंस डैमेज होने से बच जाता है। क्लियर। सो एक सेफ्टी डिवाइस है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इसी की जगह आजकल हम यूज़ करते हैं MCBs, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। प्लस पॉइंट ये कि रीयूज़ हो सकते हैं, बट फ्यूज़ वायर को हमें चेंज करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ सर्किट में हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, राइट। तो अगर हम पैरेलल में लगा लेंगे तो हर डिवाइस के पास अलग करंट जा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई 2 एम्पेयर, कोई 3 एम्पेयर, कुछ 5 पे चल रहे होंगे, तो वो मेल्ट कैसे करेगी, हर अप्लायंस अपना करंट ले रहा है। लेकिन सीरीज में करंट सेम रहता है, तो जैसे एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा वो वायर मेल्ट कर जाएगी, पूरे सर्किट को ब्रेक कर देगी ताकि सारे अप्लायंसेस हमारे बच जाए, ठीक है।
और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, कि कभी अगर आपने टोस्टर अवन्स देखे हों, उसमें ना ऐसे ऊपर रॉड लगी होती है, राइट, वो जब गर्म होती है तो वो रेड हॉट हो जाती है एकदम। और ये जो हीटिंग, इसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट, तो ये बेसिकली टोस्टर अवन में होता है, गीज़र में भी होता होगा, अंदर हीटर में भी होता है, आयरन में भी होता है। तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये किसका बना होता है? ये बना होता है एलॉय का। ये नॉर्मल मेटल का नहीं बना होता। और एलॉय भी खासकर कौन सा होता है? नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम के अलॉय का ये बना होता है। ठीक है, अब क्यों बनाते हैं इसको अलॉय का, ये भी काफ़ी आता है क्वेश्चन। व्हाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स मेड अप ऑफ अलॉय? 3 पॉइंट्स हैं और इसी सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा इनको। अलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टेंस नहीं बोला मैंने रेजिस्टिविटी बोला है। तो रेजिस्टिविटी हाई होती है, ऑब्वियसली उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी हाई है, तो इसलिए इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा रोकता है, फ्रिक्शन देता है, रोकता रहता है, करंट को जाने नहीं देगा, तो ऐसे फ्रिक्शन करता रहेगा, नहीं जाना नहीं जाना, जिससे ऑटोमेटिकली हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सेकेंडली, अलॉयज़ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है मेटल्स के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा हीटअप होने के बाद भी ये मेल्ट नहीं करते। एंड थर्ड, इनकी कोरोजन नहीं होती, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते इवन एट हाई टेम्परेचर, डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर, मतलब जितना मर्जी इनको हीट कर लो, हीट करने के बाद भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, इनकी कोरोजन नहीं होती है। लेकिन मेटल्स की तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो पहला, इनकी रेजिस्टिविटी हाई है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, एंड दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये 3 रीजन जिसकी वजह से हीटिंग एलिमेंट अलॉय के बने होते हैं, और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हीट कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है हीट का, I²RT, एंड दिस इज व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने दिया ये लॉ। तो क्या है ये लॉ? बहुत सिंपल सा है, इसी फॉर्मूले से आपका लॉ है दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, टू द रेजिस्टेंस एंड टू द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? Heat produced in a conductor is directly proportional to square of current, to the resistance and to the time for which the current is flowing. ठीक है, चलिए लेट्स डू अ क्वेश्चन। मान लेते हैं कि 9600 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है फॉर लेट्स से 20 मिनट्स across a potential difference of 240 वोल्ट। 9600 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है फॉर 20 मिनट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 वोल्ट। आपको निकालना है कितनी हीट जनरेट हुई। तो हीट के लिए मुझे पहले क्या चाहिए? आई। तो लेट्स फाइंड आई। आई क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू दे रखा है 9600, टाइम है 20 मिनट्स, 20 इंटू 60 दैट इज 1200। तो कितना आ गया करंट? 8 एम्पेयर। सिंपल। क्या किया मैंने? Q बाई टी से मैंने करंट निकाल लिया। अब मेरे पास V है, मेरे पास I है। V इज इक्वल टू आई आर से क्या निकल जाएगा मेरा? रेजिस्टेंस। तो V 240 है, I 8 आ गया है। लेट्स फाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आ जाएगी 30 ओम। अब मेरे पास करंट है, मेरे पास रेजिस्टेंस है, मेरे पास टाइम है, मैं हीट निकाल सकती हूँ। हीट इज I²RT। आई स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, R यानी कि 30, टाइम यानी कि 1200, 20 इंटू 60, ऐसे यूनिट टाइम की सेकेंड्स ही रहेगी। ठीक है ना? तो बस इसे अब हमने कैलकुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 2304,000 जूल्स। हीट है, एनर्जी है, तो जूल्स में ही रहेगा, राइट? तो क्या करा, मेरे पास चार्जेस था, टाइम था, पहले मैंने आई निकाला, फिर मेरे पास वी था तो ओम्स लॉ से मैंने आर निकाल लिया, फिर I²RT से हमारी हीट निकल गई। क्लियर? चल, एक छोटा सा टॉपिक इसी चीज़ पे बेस्ड एंड खत्म हमारा चैप्टर। कभी कभी क्वेश्चन में आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी हमने बात की पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम। तो कभी भी क्वेश्चन में आए कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हमेशा यहाँ से काम करेंगे। एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। ऑलवेज आपके घर का जो बिल होता है वो हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान में क्या रखना कि कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए आए या इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए आए, पावर हमेशा लेना है किलोवाट में, टाइम हमेशा लेना है आवर्स में। बाकी सब केसेस में पावर वॉट में रहती है, टाइम सेकंड्स में। बस इसी केस में पावर किलोवाट में, टाइम आवर्स में। ठीक है?
अब भैया ये है हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इसी हिसाब से मेजर होता है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अगर उन्होंने बोला कि आपने पूरे महीने में 200 यूनिट यूज़ किए हैं, दैट मीन्स आपने 200 किलोवाट आवर यूज़ किए हैं। अब ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, और ऐसा यूनिट हमें पता है जूल्स होती है एनर्जी की। अब है तो दोनों एनर्जी, यानी दोनों में कोई तो रिलेशन होना चाहिए। तो लेट्स कैलकुलेट, कभी कभी आ जाता है गिव रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल एंड ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट यानी कि 1000 वाट, आवर यानी कि 3600 सेकेंड्स। लेट्स कंबाइन इट, 3.6 10 पावर 6 वॉट होता है जूल पर सेकेंड। अभी हमने पढ़ा पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन जूल टाइम सेकेंड। तो वॉट यानी कि जूल, पावर क्या होता है वॉट, तो वॉट इज जूल पर सेकेंड। ठीक है, और साथ में ये भी सेकेंड है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 पावर 6 जूल्स। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बिल। तो हमें बोला है कि 40 वॉट के 2 बल्ब्स हैं जिनको मैं रोज़ 5 आवर्स यूज़ करती हूँ, और 100 वॉट के लेट्स से 4 बल्ब्स हैं जिनको मैं रोज़ 8 आवर्स के लिए यूज़ करती हूँ। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है 7 डेज़ के लिए एट ₹5 पर यूनिट। तो चलिए, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए पावर किलोवाट में, टाइम आवर्स में। तो सबसे पहले देखते हैं पहले केस में 40 वॉट के 2 बल्ब्स हैं, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80 वॉट। लेकिन हमें लेना है ये किलोवाट में, तो 0.08 किलोवाट, टाइम आवर्स में दिया हुआ है। दूसरे में देखते हैं 4 बल्ब 100 के, तो कितना हो जाएगा 400 वॉट, डिवाइड बाय 1000 करेंगे 0.4 किलोवाट। आगे दोनों की पावर। अब एनर्जी क्या बताया मैंने, पावर इनटू टाइम। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, यानी कि 0.4 किलोवाट आवर। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, यानी कि 3.2 किलोवाट आवर। तो क्या किया मैंने, पावर को किलोवाट में कन्वर्ट किया, एनर्जी निकाली पावर इनटू टाइम। अब टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, क्योंकि ये भी यूज़ हो रहा है ये भी, 0.4 प्लस 3.2 दैट विल बी 3.6 किलोवाट आवर। मुझे निकालना है 7 डेज़ के लिए। तो फॉर 7 डेज़ क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 7 दैट विल बी 25.2 किलोवाट आवर। और मैंने क्या बताया, 1 किलोवाट आवर इज़ 1 यूनिट। तो मेरे पास क्या आ गया, ये 25.2 यूनिट्स। अब मुझे निकालना है बिल या कॉस्ट। क्या बोला है, 1 यूनिट 5 रुपये का है। तो 25.2 कितने का हो जाएगा, इंटू 5 करेंगे, राइट, 10 1 6 2 1 2 6.0, यानी कि ₹126। ठीक है, क्या किया मैंने दोनों की पावर्स को पहले किलोवाट में कन्वर्ट किया, एनर्जी निकाली पावर इंटू टाइम, ऐड किया, टोटल एनर्जी आ गई। मुझे 7 डेज़ के लिए बोला, तो मैंने इंटू 7 किया, फिर 5 रुपये कॉस्ट थी 1 यूनिट की, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द टॉपिक्स, एंड जो कुछ मेन क्वेश्चन समझ में आते साथ साथ मैंने वो भी ले लिए हैं। तो इसे प्लीज़ ढंग से देखिए, रिवाइज कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय।